उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर देहरादून से, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत आज उत्तराखंड लौटेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 3 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर गए हुए थे तीरथ सिंह रावत और आज उत्तराखंड वापस लौट रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की है। साथ ही आपको बता दें कि राज्य में विकास को लेकर केंद्र ने कई आश्वासन दिए हैं तीरथ सिंह रावत को इस मुलाकात के दौरान। उधर सीएम ने टीकाकरण का फ्री करने का पर भी सीएम का आभार जताया है। राज्य को ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की सौगात के लिए आभार जताया। सीएम तीरथ सिंह रावत ने पीएम से ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन पहुंचाने की भी मांग की है। तो देखिए, पिछले 3 दिनों के दौरे पर थे दिल्ली तीरथ सिंह रावत। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली के दौरे पर आए थे और ऐसे में कई मायनों में ये दौरा महत्वपूर्ण तीरथ सिंह रावत का था। साथ ही अगले साल उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच अब वैक्सीनेशन जो बड़े पैमाने पे देश भर में चल रहा है, उत्तराखंड में इसे किस तरह से रिमोट एरियाज में, पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज जो गांव है वहां तक पहुंचाया जा सके, इसे लेकर भी तीरथ सिंह रावत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात के दौरान बातचीत हुई है। तो आपको बता दें, पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें तीरथ सिंह रावत और पीएम के बीच हुई। इस बीच कई और केंद्रीय मंत्रियों से भी तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की है दिल्ली में, जिसके बाद अब वो वापस लौट रहे हैं। राज्य को कर्णप्रयाग ऋषिकेश हाईवे देने के लिए भी उन्होंने धन्यवाद किया है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने पीएम को वैक्सीनेशन को दूर दराज गांव तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने की बात भी की है। तो आपको बता दें कि 3 दिन के दौरे पर तीरथ सिंह रावत थे। इस बीच आपको बता दें, सहकारिता राज्य मंत्री सहकारी बैंकों के चेयरमैन के साथ बैठक करेंगे। जी हां, आपको बता दें, डॉक्टर धन सिंह रावत कोऑपरेटिव बैंकों के 2 टायर और 3 टायर की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रतिस्पर्धा में सहकारी बैंकों को लाने की समीक्षा की जाएगी। तो आपको बता दें, देहरादून में सहकारिता राज्य मंत्री सहकारी बैंकों के चेयरमैन के साथ बैठक करने वाले हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत कोऑपरेटिव बैंकों के 2 टायर और 3 टायर की समीक्षा इस दौरान करेंगे। साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रतिस्पर्धा में सहकारी बैंकों को लाने की कोशिश की जाएगी। तो आपको बता दें, सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को कोऑपरेटिव बैंकों के 2 टायर और 3 टायर की समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रीय बैंकों की प्रतिस्पर्धा में सहकारी बैंकों को भी लाने की बात की जाएगी। यहां पर तो डॉक्टर धन सिंह रावत कोऑपरेटिव बैंक के 2 टायर और 3 टायर की समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रीय बैंकों की प्रतिस्पर्धा में सहकारी बैंकों को भी लाने के लिए समीक्षा की जाएगी। देहरादून में यह होगा और सहकारिता महामंत्री भी वहां मौजूद हैं। इस बीच आपको बता दें, ग्लोबल टेंडर की तिथि में बदलाव किया गया है। टेंडर भरने की तिथि शुक्रवार तक बढ़ाई गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ग्लोबल टेंडर की तिथि में बदलाव किया गया है और अब इसे टेंडर भरने की जो तिथि है उसको बढ़ाकर शुक्रवार तक के लिए कर दिया गया है। अब तक किसी कंपनी ने ग्लोबल टेंडर नहीं भरा है। विदेशी वैक्सीन खरीदने के लिए सरकार ने ये टेंडर जारी किए थे। तो आपको बता दें कि विदेशी वैक्सीन को खरीदने के लिए जो टेंडर जारी किया गया था, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, पंजीकरण कराने के लिए अब जो तिथि है उसे बढ़ाकर शुक्रवार तक कर दिया गया है। अभी तक किसी भी कंपनी की ओर से इसमें ग्लोबल टेंडर नहीं भरा गया है, लेकिन अब जो चाह रहे हैं जो कंपनी इसमें अपना टेंडर भरना, उसके लिए तिथियों को बढ़ाकर शुक्रवार तक किया गया है। तो आपको बता दें कि देहरादून में ग्लोबल टेंडर की तिथि में बदलाव किया गया है और इसे बढ़ाकर अब टेंडर भरने की तिथि को शुक्रवार तक कर दिया गया है। हालांकि अभी तक किसी भी कंपनी की ओर से टेंडर नहीं भरा गया है, लेकिन अगर कोई भरना चाहे तो शुक्रवार तक का समय है, वो भर सकते हैं। विदेशी वैक्सीन खरीदने के लिए सरकार ने टेंडर जारी किया है। तो आपको बता दें कि अब देश के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इस बीच विदेशों से भी वैक्सीन मंगाने की कवायद चल रही है, जिसमें टेंडर जारी किया गया था सरकार की ओर से। अब इस टेंडर की तिथि जो है वो बढ़ाकर शुक्रवार तक कर दी गई है। हालांकि अभी तक किसी कंपनी की ओर से टेंडर भरने की बात नहीं सामने आई है, लेकिन शुक्रवार तक का समय है, कोई चाहे तो टेंडर भरा जा सकता है।
उधर उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अब कुछ कम नजर आने लगा है। 24 घंटे में 395 नए संक्रमित मिले हैं। साथ ही एक्टिव केस की संख्या 14,122 पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि संक्रमित मरीजों की मौत इस दौरान हुई है, लेकिन 24 घंटे में जो आंकड़ा सामने आया है 395, ये काफी कम है पहले की तुलना में। एक्टिव केस की संख्या अब केवल 14,122 उत्तराखंड के अंदर बची है। साथ ही पिछले 24 घंटे में 21 संक्रमित मरीजों की कोरोना के कारण मौत हुई है, लेकिन पहले की तुलना में ये आंकड़े अब काफी कम हो गए हैं और ऐसे में धीरे धीरे राज्य के अंदर भी अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया जा रहा है। एक बार फिर आपको बता दें, पिछले 24 घंटे के अंदर 395 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही कुल एक्टिव मामले जो अब राज्य के अंदर हैं वो 14,000 के करीब रह गए हैं। साथ ही पिछले 24 घंटे में 21 संक्रमितों की मौत कोरोना के कारण हुई है। इन सबके बीच लगातार राज्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। वैक्सीनेशन का काम भी दूसरे सिरे पर तेजी से चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें, देहरादून में कोरोना संक्रमण में भारी गिरावट देखी गई है। आपको बता दें 3 मई को 5.35% संक्रमण दर थी, लेकिन अब 6 जून को 2.98% ही रह गई है। अल्मोड़ा जनपद में सबसे ज्यादा संक्रमण दर है। अल्मोड़ा में 8.15% है संक्रमण दर। साथ ही हरिद्वार में सबसे कम 1.56% संक्रमण दर है। देखिए, पहले की तुलना में अब लगातार कोरोना के मामले उत्तराखंड के अंदर भी कम सामने आ रहे हैं। अल्मोड़ा में 8.15% पर संक्रमण दर रह गई है। हरिद्वार में संक्रमण दर सबसे कम है, 1.56% संक्रमण दर हरिद्वार में इस वक्त है। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामलों में अब उत्तराखंड के अंदर, खासतौर पर देहरादून के अंदर बड़ी संख्या में मामले अब कम देखे जा रहे हैं। उधर रुड़की में राज्य सरकार ने बाजारों में कुछ दुकानों को खोले जाने की छूट दे दी है, जिसके चलते व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं दुकानें खुलने की छूट मिलते ही बाजारों में लोगों की भीड़ जुटने लगी है। वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो बाजारों की अब तस्वीर देख सकते हैं। जैसे ही अब लॉकडाउन की प्रक्रिया रुड़की के अंदर शुरू हुई, लोग बड़ी संख्या में बाजारों में उतरने लगे। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन एक बार फिर नहीं किया जा रहा है लोगों की ओर से। भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बिना मास्क के भी लोग नजर आ रहे हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर यह चिंता वाली बात है, क्योंकि कोरोना के मामले कम हुए हैं, लेकिन लगातार WHO और स्वास्थ्य विभाग की ओर से चेताया जा रहा है कि अगर हालात ऐसे रहे तो मामले अचानक फिर से बढ़ सकते हैं। लेकिन इस बीच आप ये तस्वीरें रुड़की से देख रहे हैं, जहां अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। अनलॉक के कारण अब व्यापारियों में, दुकानदारों में राहत के साथ जरूर ली है, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन फिर से नहीं करते नजर आ रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, जाहिर तौर पर चिंता वाली बात है, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग हमें चेता रहा है कि एक बार फिर मामले बढ़ सकते हैं, कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है और ऐसे में तीसरी लहर को हमें झेलना ना पड़े। जरूरी यही है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो सावधानी से निकलें, बेवजह घर से अभी भी ना निकलें। अनलॉक जरूर हुआ है, लेकिन सतर्कता, सावधानी अभी भी पहले जितनी ही जरूरी है। तो इस बीच आपको बता दें कि रुड़की में दुकानें खुलने के कारण अब व्यापारियों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। राहगीरों और ग्राहकों की भीड़ अब बाजारों में नजर आने लगी है और ऐसे में जाहिर तौर पर ये चिंता वाली बात है, क्योंकि मामले कम हुए हैं, लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा जो है वो कम नहीं हुआ है। दूसरी ओर तेजी के साथ राज्य सरकार वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। हर्षद हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। हर्षद, जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया रुड़की के अंदर शुरू हुई, बड़ी संख्या में लोग बाजारों में दिखने लग गए हैं। हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से आज सुबह से 11 बजे तक, 1 बजे तक बाजार खुलने थे, उसको लेकर काफी तादाद में लोग बाजारों में दिखाई दे रहे हैं और ना ही किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल अर्शद, एक तरफ व्यापारियों ने राहत भरी सांस ली है, लेकिन दूसरी तरफ अगर तस्वीर ऐसी ही रही तो लगातार जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग चेता रहा है, मामले फिर से बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं कि दुकानों पर बहुत बेतरतीब भीड़ लगी हुई है, लोग एक दूसरे के ऊपर झुके हुए हैं, तो इससे लोगों को कहीं ना किसी तरह का भय इन लोगों में नहीं दिखाई दे रहा, जो कि आगे चलकर काफी भयानक सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल। तो इस मामले में कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ा कदम उठाना होगा ताकि इन लोगों पर लगाम लग सके, क्योंकि लोग नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिरकार अभी खतरा टला नहीं है।
पर लोग एक दूसरे पर टूटे पड़े हैं और बाजारों में भीड़ बेतरतीब देखी जा रही है। जी, लेकिन अरशद, प्रशासन इन चीजों को लेकर कितना अलर्ट नजर आ रहा है? क्या प्रशासन इस तरह के लोगों पर जो बेवजह घर से निकल रहे हैं और अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से देखी जा रही है? कि आपको बता दूं कि आज से पहले इस तरह की प्रक्रिया चल रही थी, लोगों पर कार्रवाई की जा रही थी, चेकिंग की जा रही थी जी। पर जैसे आज बाजार खुले तो बाजारों में काफी संख्या में भीड़ उमड़ी है। पर अगर बात की जाए, प्रशासन का कोई भी कारिंदा यहाँ पर नजर नहीं आया। लोग एक दूसरे के ऊपर टूटते हुए दिखाई दिए और काफी बाजारों में भीड़, बेइंतहा भीड़ दिखाई दी, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले खतरे को चेतावनी देता नजर आ रहा। पर लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को। वहीं प्रशासन के अधिकारी को चाहिए था कि कहीं ना कहीं टीम इस तरह की बाजार में लगानी चाहिए थी, ताकि लोग इस मामले को समझें और बाजारों में इतनी भीड़ ना बढ़ाए। जी बिल्कुल, प्रशासन की जिम्मेदारी तो है, लेकिन आम लोगों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब अनलॉक जरूर हुआ है लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरशद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको ये रुड़की की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां अनलॉक के बाद अब बड़ी संख्या में लोग बाजारों में नजर आने लगे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, कर्फ्यू में कुछ चीजों में राहत जरूर दी गई है, तो अभी भी कई सामान की दुकानें बंद हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के बाद उत्तराखंड का पर्यटन व्यवसाय पूरी तरीके से ठप हो गया है। वहीं मसूरी में रोज दिहाड़ी मजदूरी करने वाले रिक्शा चालक, पटरी व्यापारी, कुली आदि रोजी रोटी का संकट उनके ऊपर मंडरा रहा है, जिसके उनको भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। रिक्शा चालकों की माने तो पिछले 1 माह में वो बिना काम के बैठे हुए हैं। ऐसे में पर्यटकों के मसूरी ना होने के कारण उनका व्यवसाय पूरी तरीके से ठप हो गया है। उन्होंने सरकार और स्थानीय पालिका से मदद की गुहार भी लगाई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार उनको आर्थिक रूप से मदद करे। देखिए, कोरोना काल के कारण लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन की वजह से मसूरी भी अब लोग नहीं जा रहे थे, पर्यटक नहीं जा रहे थे। ऐसे में ऐसे लोग जो रिक्शा चलाकर कमाते थे या जिनकी पूरी रोजी रोटी पर्यटन पर ही निर्भर करती थी, उन लोगों के सामने बड़ा संकट मंडरा रहा है और उनकी ओर से अब सरकार से, प्रशासन से दरख्वास्त की गई है, अनुरोध किया गया है कि उनके लिए कोई राहत का ऐलान सरकार की ओर से किया जाए। ये 1 महीना हो गया सर। 1 महीने से जो है हमारा रिक्शा बंद है और रोजी रोटी ठप पड़ी हुई है और हर चीज़ की दिक्कतें आ रही हैं, खाने पीने की भी दिक्कतें आ रही है, बच्चे साथ में हैं और ख़ासकर जो अभी कहीं से हमें मदद भी नहीं मिली हुई है, ना सरकार की तरफ से मिली है और ना किसी का अभी हमें सपोर्ट मिला हुआ है। 1 महीना हो गया, 1 महीने से ऐसे ही दर बदर की भूख की कगार पे खड़े हैं समझ लीजिए। सर, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि कम से कम हमारी जितने भी हम रिक्शा श्रमिक या बोझा श्रमिक हैं, इनकी बात सुने और इनके लिए एक आर्थिक पैकेज ऐसा बने जिससे कि इनका जो है घर चूल्हा जल सके। साल भर से कोरोना काल में लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, अभी पैसे भी नहीं रिजर्व जो कि हम अपने रिक्शा ठीक कर सकें। रोजगार अब शुरू हो रहा है, साल भर से बैठ रहे थे, कहीं से कोई सहायता अगर हमारे विधायक या हमारी सरकार हमारी हेल्प करे, क्योंकि माल रोड में सुंदर पर्यटक घूमता है और सुंदरता ही चाहिए मसूरी में। और ये जो रिक्शाओं की हालत है, अच्छी हिसाब हो जाए हमारे रिक्शाओं का, ताकि टूरिस्ट को ये लगे कि हमारे कपड़े गंदे ना हो, हम खुश होकर घूमें और शहर में बड़े खुश होकर आते हैं। सुनकर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील। ऐसे लोग जिनके जो पर्यटन से ही कमाते थे, जिनका चूल्हा, जिनकी रोजी रोटी पर्यटन से ही चलती थी, उनके सामने बड़ा संकट है। उनकी ओर से अब सरकार से अपील भी की गई है, कोई राहत भरा पैकेज उनके लिए जारी किया जाए, ऐलान किया जाए, जिससे कि वो राहत की सांस ले सके। और क्या कुछ अपील और उनकी ओर से किया गया है? सुनील, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? देखिए, आपको बता दें कि मसूरी में ऐसे लोग जो हर दिन कमाने और खाने पर निर्भर करते थे, पर्यटन पर ही उनका पूरा घर चल रहा था, उनके सामने बड़ा संकट इस वक्त खड़ा है और सरकार से अपील की गई है कि कोई राहत भरा पैकेज, राहत भरा ऐलान उनके लिए भी किया जाए।
उधर मसूरी में उत्तराखंड प्रदेश सरकार के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने में तो फेल हुई ही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को लेकर बांटी गई कोरोना किट में बड़ी धांधली भी की गई है। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है और इसमें शराब की दुकानों को 3 दिन खोलने का प्रावधान दिया गया है, जबकि जरूरी सामान की दुकानें बंद हैं, जिसको लेकर लगातार दुकानदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा है कि 2022 के चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना भी साधा है। साथ ही कोरोना संक्रमण से निपटने में सरकार फेल हुई है, ये बात भी उनकी ओर से कही गई है। साथ ही बताया है कि 2022 चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक तरफ शराब की दुकानों को सप्ताह में 3 दिन खोलने की इजाजत मिली है, लेकिन जरूरी सामान की दुकानें अभी भी नहीं खुल पा रही हैं और ऐसे में सरकार को उनके लिए भी सोचना चाहिए। साथ ही कांग्रेस उपाध्यक्ष की ओर से यह भी कहा गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। इस बीच बीजेपी सरकार पर कोरोना संक्रमण और कोरोना के समय से डील करने में फेल होने की बात भी उन्होंने कही है। साथ ही बीजेपी पर कई बड़े आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस उपाध्यक्ष की ओर से कहा गया है कि कोरोना संक्रमण से निपटने में फेल रही है बीजेपी। एक तरफ जहां शराब की दुकानों को सप्ताह में 3 दिन खुलने की इजाजत है, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसी दुकानें जो जरूरी हैं वो नहीं खुल पा रही हैं, जबकि लगातार दुकानदारों की ओर से अनुरोध किया जा रहा है कि उन्हें दुकान खोलने की इजाजत दी जाए, क्योंकि हर दिन कमाने और खाने वाले वो लोग थे, उनके ऊपर आजीविका का संकट छाया हुआ है। और ऐसे में ये भी कांग्रेस उपाध्यक्ष की ओर से कहा गया है कि अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड के अंदर, उसको लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पूरी तरह से कांग्रेस तैयार है अगले साल चुनाव में उतरने के लिए। उधर कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश में डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में लोग कोरोना से बचने के लिए अलग अलग उपाय कर रहे हैं। लोग कई प्रकार के नुस्खे अपनाने के साथ साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पुरानी परंपराओं की ओर भी लौट रहे हैं, जिसके चलते हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष ततेंद्र कुमार राजपूत में 14 दिनों की कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन किया है, जिसमें देश विदेश के लोग जुड़ रहे हैं। ये कार्यक्रम 21 जून यानी कि विश्व योग दिवस तक चलेगा। कार्यक्रम में योग के फायदों के बारे में भी बताया जा रहा है। 14 दिन की कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में देश विदेश से लोग जुड़ रहे हैं। तो देखिए, कोरोना में लगातार कहा जा रहा था कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी उतना आप कोरोना से बच सकेंगे। और ऐसे में हरिद्वार में ऑनलाइन इसका आयोजन किया जा रहा है। 14 दिन की योग कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में देश विदेश से लोग जुड़ रहे हैं। इसका आयोजन विश्व योग दिवस तक चलेगा। तो देखिए, कोरोना से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। इस बीच कई लोग अपने शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए योग का सहारा भी ले रहे हैं। और हरिद्वार के अंदर भी इसी तरह का एक मामला सामने आया है, जहां पर ऑनलाइन योग सिखाया जा रहा है लोगों को, जिसमें देश विदेश से लोग जुड़ रहे हैं और ये कार्यक्रम योग दिवस तक चलेगा। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन 21 जून को किया जाएगा और हमने गुरुकुल में अभी से ही शुरुआत कर दिया है और 6:30 से 7:30 हम रोज़ योग के अभ्यास कराते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन लोग जुड़ते हैं, क्योंकि आपने देखा है ये कोरोना जैसे पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, फोबिया है और जिसका एक ही तरीका है जिसको आराम से आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। एंजाइटी, डर, फोबिया जो है वो है योग। और जो है आत्मशक्ति इतनी प्रदान करता है कि ये जो कोरोना रूपी जो जिसको हम बोलते हैं शेर है, उस पर ये योग बब्बर शेर का काम करता है। और हम इस तरह के डर या इस तरह की जो हमारे अंदर एक डर भावना उत्पन्न हो रही है ना, उससे बचने का बहुत बड़ा योग कारण बनता है। इससे कोरोना से लड़ने के लिए बहुत मदद मिलेगी। योग बहुत अच्छा है कोरोना से अपने शरीर के लिए, आंतरिक बीमारियों से लड़ने के लिए।
तो ये बहुत अच्छी पहल है। माँ गंगा के किनारे अगर योग करने का अवसर मिल जाए तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। शुद्ध वातावरण, गंगा का किनारा और योग साथ में, तो इससे अच्छा और कुछ है ही नहीं। आसनों में अभी तो हम सीख रहे हैं, बट शीर्षासन हो गया, उष्ट्रासन हो गया, वाल्मीकि आसन हो गया, ये सब मैं करती हूँ। तो गुरुकुल महाविद्यालय को बहुत बहुत बधाई। अब उन्होंने जो है 7 जून से 21 जून तक एक योग का एक बीड़ा उठाया और सबको जागृत करने का उन्होंने एक बीड़ा उठाया, उनको बहुत बहुत बधाई। और योग करने से तो बहुत लाभ है, आदमी स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। कोरोना काल जैसी महामारी चल रही है, इसमें तो नियमित अनुलोम विलोम, कपालभाति ये नियमित आदमी को करने चाहिए ताकि वो निरोग रहे। गंगा का आशीर्वाद भी मिल रहा है, प्राकृतिक वातावरण भी मिल रहा है और शरीर भी स्वस्थ रहता है योग करने से। अब गंगा किनारे से वैसे भी शुद्ध हवा मिल रही है, तो गुरुकुल महाविद्यालय को बहुत बहुत बधाई। हरिद्वार के ऋषिकुल विद्यापीठ में वरिष्ठ और युवाओं के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती भी मनाई गई है। इस दौरान पृथ्वीराज चौहान के जयंती के साथ ही चित्र पर पुष्प अर्पित करके 1100 दीप प्रज्वलित किए गए हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संस्कृत अध्यापक ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के आदर्शों पर चलकर राष्ट्र को मजबूत बनाया जा सकता है। उनके जीवन से समस्त युवा शक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए, हरिद्वार में ऋषिकुल विद्यापीठ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। साथ ही कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन से प्रेरणा लिया जा सकता है और देश को सशक्त करने में, आगे बढ़ाने में इससे प्रेरणा ले सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया है इस आयोजन के अंदर। साथ ही आपको बता दें कि ऋषिकुल विद्यापीठ में यह कार्यक्रम हरिद्वार के अंदर आयोजित किया गया था। और अब खबर देहरादून से है, जहां सुनगढ़ के पास पहाड़ियों से भारी भूस्खलन होने से भारत चीन सीमा की तरफ जाने वाला ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। वहीं पुलिस चौकी बटवाड़ी ने एसडीआरएफ को सूचना दी कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनगढ़ में भूस्खलन होने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसकी सूचना होते ही एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गया और रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया, जिसमें घटनास्थल पर मुखवा की एक 26 वर्षीय महिला जो कि गर्भवती थी, मार्ग बंद होने के चलते फंस गई थी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने महिला को अस्पताल भिजवाया। अब तस्वीरों में देख सकते हैं, भूस्खलन होने के कारण रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद एक गर्भवती महिला इस रास्ते में फंस गई थी, जहां एसडीआरएफ की टीम पहुंची और महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। आपको बता दें, भूस्खलन से रास्ता बंद हुआ था, आने जाने वालों को परेशानी हो रही थी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और एक गर्भवती महिला जो कि रास्ते में फंस गई थी, उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर कांडा बिगराड़ी करनाली के गांव में भारी बारिश और ओलावृष्टि से ऐसा कहर बरपाया कि किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो गई। और ऐसे में भारी ओलावृष्टि में गनीमत ये रही कि किसानों को किसी भी प्रकार से जानमाल का खतरा नहीं हुआ। बनाल के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने बताया कि घटना की जानकारी उप जिलाधिकारी बड़कोट चतर सिंह चौहान को दे दी गई है। आपको बता दें, उत्तरकाशी का ये पूरा मामला है, जहां बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई। किसान परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि ओलावृष्टि और बारिश हुई, जिसके बाद उनकी जो फसल थी पूरी तरह से बर्बाद हुई। ना भाई, तो बारिश के बाद नहरों नालियों में पानी का बहाव भी बहुत तेज नजर आया और भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, जिसके बाद से किसान लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी में बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई।
तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की हर खबर के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।